स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मैन इज़ द मोस्ट यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि इंसान के पास एक जिज्ञासा है और इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, कई क्रिएटिविटी करता रहता है, जिससे कि वो अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहता है। सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को नहीं, बल्कि हम इस दुनिया के बियॉन्ड भी कई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसी कोशिश में नासा ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट बनाया था इन लेट 1970s, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये हमारे डीप स्पेस को एक्सप्लोर करे, वहाँ पे अलग अलग फाइंडिंग्स को वापस धरती में सिग्नल्स की फॉर्म में भेजे, जिससे कि हम अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा और ज्ञान ले सकें। लेकिन रिसेंटली हुआ ऐसा कि 21 जुलाई को हमें पता लगता है कि इस वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का जो रेडियो एंटीना है, जो कि 3.2 मीटर वाइड है और उसके जरिए वो धरती के ग्राउंड स्टेशंस के साथ कांटेक्ट बना के रखता है, वो गलत मैसेज की वजह से 2 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाता है अवे फ्रॉम अर्थ, जिसके चलते हम इसके साथ कांटेक्ट लूज कर देते हैं। कांटेक्ट लूज करने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है और ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है दैट मे बी वॉयेजर इज नाउ लॉस्ट एंड वी मे नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट। बट थोड़ी ही देर पहले ये पता लगा है कि हमने इसका हार्ट बीट सिग्नल रिसीव किया है। हार्ट बीट सिग्नल बेसिकली एक ऐसा सिग्नल है जिसको रिसीव करने पर यह कंफर्म किया जा सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट इसने हमारे साथ संपर्क बना लिया है और ये अभी भी जीवित है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हो ऐसे रहा है कि ये इस वक्त डीप स्पेस को एक्सप्लोर कर रहा है और 1200 मील दूर है धरती से। कॉन्सिक्वेंटली इसमें जो सिग्नल जाएगा और जो इससे सिग्नल वापस आएगा वो धरती तक पहुंचने में 18 घंटे ले लेता है, राइट। जब इसके साथ कांटेक्ट लूज किया गया तो नासा इमीडिएटली हरकत में आ गई और उसने अलग अलग स्पेस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके कोशिश की कि अगर इसका कोई स्ट्रे सिग्नल मिल जाए तो उससे भी हमें इसकी लोकेशन का पता लग सकता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक ग्राउंड स्टेशन के जरिए लगातार जिस एल्गोरिदम की वजह से इसका रेडियो डिफ्लेक्ट हुआ था उसको ठीक करने के लिए सही एल्गोरिदम के सिग्नल्स को बम्बार्ड किया, इस उम्मीद में कि यहां पर सही एल्गोरिदम को रिसीव करके इसका रेडियो वापस सही अलाइनमेंट में आ जाए, जो कोशिश अब सक्सेसफुल हो चुकी है। तो क्या है ये वॉयेजर, क्यों इसको बनाया गया, आज ये क्या कर रहा है और इसका फ्यूचर क्या है, इसको आज की सेक्शन में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। अब देखो दोस्तों, ये आइडिया 1977 के करीब आया था, जहां पे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। बेसिकली नासा ने 1972 में ये कोशिश की कि इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है कि स्पेस का वो हिस्सा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर आता है। सोलर सिस्टम के बाहर बेसिकली का मतलब है कि सन के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के बाहर, यानी कि आपको पता है हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, नेपट्यून के आगे, नेपट्यून के भी कई ज़्यादा आगे जाकर डीप स्पेस शुरू हो जाती है, तो ये उस रीजन को एक्सप्लोर करना चाहता था, राइट। इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करेंगे, तो 1972 में नासा इस कोशिश में जुट गई। 2 साल बाद यूरेनस और नेपट्यून को भी ऐड कर दिया गया कि इन प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर करते हुए ये डीप स्पेस में जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेने के लिए इन्होंने कुछ साल वेट की और लेट 1970s में इसको लॉन्च किया, क्योंकि उस टाइम पर एक बहुत रेयर इवेंट होता है जहां 175 ईयर्स में यूरेनस, नेपट्यून और सैटर्न एंड जुपिटर ये एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं। इससे कॉन्सिक्वेंटली होता यह है कि इनकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वॉयेजर, ये एयरक्राफ्ट, ये स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा कि इस ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ेगा और इसे अपना फ्यूल कम यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए लेट 1970s में इस इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया और इसका काफी फायदा मिला, राइट। अब इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट्स है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से इसने हमारे स्पेस के बारे में नॉलेज में कंट्रीब्यूट किया है, आज के सेशन में हम उसको समझेंगे। तो अगर इक्विपमेंट्स की बात करूं तो इसमें एक टेलीविजन कैमरा मौजूद है जो कि अलग अलग प्लैनेट्स की इमेजेस लेता है, या जो सेलेस्टियल बॉडीज से ये बीच में अपने रास्ते में एनकाउंटर करता है उनको कैप्चर करके धरती पे सिग्नल पहुंचाता है, जिससे हम भी उसको देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट सेंसर्स इसमें मौजूद हैं, मैग्नेटोमीटर्स हैं, प्लाज्मा डिटेक्टर्स और कॉस्मिक रे और चार्ज पार्टिकल सेंसर्स की मदद से अंतरिक्ष में चल रही अलग अलग गतिविधियों को ये एनालाइज करता है और उसके सिग्नल्स वापस हमारे तक पहुंचाता है। इसमें एक लार्ज एंटीना है, 3.7 मीटर का डायमीटर है इसका, और इसके जरिए ही ये कनेक्शन बना के रखता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट बता दूं कि अगर आप यूपीएससी IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी पूरी तैयारी को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ें। इसमें सही समय पर सही स्टेज की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्री मेंस इंटरव्यू ये 3 स्टेजेस हैं और इन तीनों स्टेजेस की डिमांड अलग अलग होती है।
तो सही टाइम पे सही अप्रोच अगर नहीं फॉलो करोगे तो एग्जाम की तैयारी में समस्या आ सकती है। इस सोल्यूशन के लिए स्टडी IQ ने P2I बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग 8 AM, और यहाँ पे शुरुआत की जाएगी आपकी फाउंडेशन से। फाउंडेशन के बाद आपको इसी बैच में क्रैश कोर्स दिया जाएगा फॉर द प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस का क्या मिलेगा, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और मेंस की जिनका अगर नहीं भी होता है उनको भी मेंस का क्रैश कोर्स दिया जाएगा, वो इंक्लूडेड है इसमें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप, ज्ञानवानी सेशंस, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इवन हैंडमेड नोट्स आपको मिलते हैं और फिजिकल डिलीवरी होती है बुक्स की। आप फिजिकल फॉर्म में बुक्स को ले सकते हैं और उन बुक्स की मदद से अपने पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स के लिंक हैं, उस पर क्लिक करके आप फर्दर जानकारी जान सकते हैं, और एनरोल करने के लिए यूज करें कोड CS Live, क्योंकि इस कोड के इस्तेमाल से आपको इस कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, ये कुछ फर्दर इसकी डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको और जानकारी मिल जाए। तो इस टेलीग्राम पर मेरे साथ जरूर कनेक्टेड रहिए, और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे अब बात करते हैं कि बेसिकली इतना डीप स्पेस मिशन वाला ये स्पेसक्राफ्ट, इसको ईंधन कहाँ से मिलता है, क्योंकि इसने बहुत लंबा सफर तय करना है, तो कोई आम फ्यूल इसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसमें मौजूद है, राइट। एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है जो कि प्लूटोनियम के छोटे छोटे गोलियों के जरिए अपना फ्यूल डिराइव करता है और वॉयेजर को शक्ति देता है कि वो आगे बढ़ता रहे डीप स्पेस की तरफ, राइट। इसी के साथ यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें रखी हैं, राइट। हम भी चाहते हैं टू आइडेंटिफाई कि क्या डीप स्पेस में हम कोई दूसरी दुनिया ढूंढ सकते हैं, क्या कोई एलियंस मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है, और उसके साथ हम संपर्क करना चाहते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली हमें लग रहा है कि वॉयेजर शायद किसी ना किसी इस तरह की शक्ति के साथ भी कभी कॉन्टैक्ट में आ जाए, और हम चाहते हैं कि उनको हमारे बारे में कुछ पता लग जाए। इसलिए हमने इस वॉयेजर के ऊपर क्या रखा है, एक गोल्डन फोनोग्राफ रिकॉर्ड। ठीक है, ये आप समझ लीजिए पुराने ज़माने की एक CD होती है ना काले से रंग की, ये उस प्रकार की है, बस गोल्डन कलर में है, राइट। 12 इंच की ये डिस्क है, और इसको टाइम कैप्सूल फ्रॉम अर्थ माना जा रहा है कि बेसिकली इसकी मदद से कई सालों बाद फ्यूचर में किसी को अगर ये मिलती है तो वो 1970s की दुनिया के बारे में जान सकते हैं। ये जान सकता है कि सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में धरती एक प्लैनेट है और वहाँ पर एक लाइफ, एक सिविलाइजेशन मौजूद है, राइट। इसी के साथ साथ कई सारे इंटरसेप्ट मतलब कई सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने विजुअल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ठीक है, कोई अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ को इंटरसेप्ट करती है तो उसके लिए विजुअल इंस्ट्रक्शंस है, ताकि उसको पता लगे कि इस CD को चलाना कैसे, प्ले कैसे करना है। अलॉन्ग विद दिस हमने सोलर सिस्टम का मैप भी ऐड किया है। इस मैप के जरिए क्या हो रहा है कि हमारी लोकेशन, अर्थ की लोकेशन उनको पता लग सकती है, जिससे वो हमसे मिलने भी आ सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट होप दैट दे आर फ्रेंडली। ठीक है, दे नॉट लाइक ह्यूमन रेस के जो किसी भी प्लैनेट पे जाएगी। ठीक है, आपको पता है क्लाइमेट चेंज का क्या हाल कर रखा है, सो दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि इस प्लेट के ऊपर यूरेनियम की कोटिंग कर रखी है। आप सभी के मन में सवाल आएगा कि यूरेनियम की कोटिंग क्यों की है, क्या हम थ्रेट देना चाहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है? नहीं, ये रीजन नहीं है। यूरेनियम की कोटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये कॉन्स्टेंटली डिके करेगा। तो आगे जाकर किसी को अगर ये मिलता है, ठीक है, ये वॉयेजर मिलता है और इसमें ये फोनोग्राफ मिलता है, ये डिस्क मिलती है, तो उसमें इस रेडियो कार्बन या रेडियो डेटिंग को, ठीक है, रेडियो आइसोटोप की इस डेटिंग की टेक्निक को यूज़ करके ये जाना जा सकता है कि इसकी एज कितनी है, ये किस समय को बिलोंग करता है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन को जो डीप स्पेस में कहीं मौजूद होगी, वो अगर एनकाउंटर करती है तो वो ये भी जान ले कि कौन से समय से ये बिलोंग करती है। इसी के साथ इसमें अलग अलग ध्वनि मौजूद है, जैसे कि हवाओं की ध्वनि, सर्फिंग की ध्वनि, कि जो आप लहरों की ध्वनि होती है वो वहाँ पर मौजूद है, बिजली कड़कने की ध्वनि है, कई पक्षियों की, वेल की, कुछ म्यूजिकल सिलेक्शंस भी हमने इसमें डाल रखी हैं, कुछ पशुओं की ध्वनि इसमें मौजूद है, और इसी के साथ साथ 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स हैं। हेलो, नमस्ते, आदाम, सत श्री अकाल, इस तरह से 55 भाषाओं में इसमें ग्रीटिंग्स भी मौजूद हैं कि वी वांट टू शो अस कि हम एक बहुत ही फ्रेंडली रेस हैं, तो आप ज़रूर पधारिए हमारे प्लैनेट में। आई जस्ट होप दैट दे आर नॉट लाइक हॉलीवुड एलियंस, ठीक है, दे आर फ्रेंडली एलियंस, और उससे हम भी काफ़ी कुछ सीख सकें। ठीक है, अब इसमें इस मिशन की अचीवमेंट क्या रही है, तो इसने देखो इतने सालों से 1977 से ही ये अपना काम कर रहा है, तो तब से लेकर अब तक इसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की है। अगर उस कॉन्ट्रीब्यूशन को देखें तो लेट अस सी कि ये सबसे पहले किस प्लैनेट को इन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वॉयेजर 1 सबसे पहले जुपिटर पहुंचा और ये 5 मार्च 1979 तक यहाँ पहुंच गया था, राइट। इसी के साथ वॉयेजर 2 ये कहाँ पे पहुंचा, ये जुलाई 9 जुपिटर पे पहुंच गया। अब इन्होंने आइडेंटिफाई किया, वॉयेजर 1 ने पता किया कि आईओ नाम का जुपिटर का एक मून है, ये पूरे सोलर सिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव मून है।
ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, राइट। क्यों? क्योंकि इस छोटे से मून में 8 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, 8 एक्टिव वॉल्केनोज के उसमें लावा उगल रहा है, ठीक है, सुलग रहा है लावा उसमें, राइट। इसी के साथ साथ वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने एक साथ मिलकर जुपिटर के 3 मून्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, थीब, मेटिस एंड एड्रास्टिया। इसके अलावा वॉयेजर 1 ने सैटर्न के टाइटन के बारे में भी हमें कई जानकारी दी। टाइटन सैटर्न का एक मून है। पहले इमेजिंग के थ्रू, दूर धरती पर बैठे इमेजिंग के थ्रू हमें ऐसा लगता था कि टाइटन सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, लेकिन वॉयेजर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि एक्चुअली जुपिटर का गैनीमीड सबसे बड़ा मून यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ टाइटन मून के पास से जब गुजरा तो इसने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में 90% नाइट्रोजन है और पानी के बादल या पानी की बारिश नहीं होती वहाँ पे बादल बनते हैं मीथेन के, और बारिश में भी लिक्विड मीथेन वहाँ पर गिरती है, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली। कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स किस प्लैनेट के हैं, ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वॉयेजर 2 की अगर बात करें, वॉयेजर 2 ने यूरेनस के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इसने 1986 तक ये यूरेनस में पहुंच गया था, राइट। एंड दिस वाज बेसिकली द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट जिसने सैटर्न को क्रॉस कर लिया था। सैटर्न को कई बार एक्वामरीन प्लैनेट भी कहा जाता है। बियॉन्ड सैटर्न जाने वाला ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था जो 1986 में यूरेनस तक पहुंच गया। यूरेनस की ज़बरदस्त फोटोग्राफ्स इसने हमारे तक पहुंचाई, राइट, जिससे कि हमें पता लगा कि यूरेनस एक्चुअली दिखता कैसे है। इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एटमॉस्फेयर के हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, और इसके 10 नए मून ढूंढे। 10 न्यू मून्स ऑफ यूरेनस वर आइडेंटिफाइड। अलॉन्ग विद दिस हमें पहले लगता था कि यूरेनस में भी सैटर्न की तरह ही एक रिंग स्ट्रक्चर है, राइट। हमें लगता था कि 9 रिंग्स मौजूद हैं इसमें, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि 2 एडिशनल रिंग्स थे, तो टोटल 11 रिंग्स के बारे में हमें पता लगा। कमेंट्स में मुझे बताइए कि सैटर्न के कितने रिंग्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो आफ्टर दिस व्हाट्स हैपनिंग, ये नेपट्यून तक पहुंचता है। नेपट्यून को बहुत ज़्यादा एक्टिव ये आइडेंटिफाई करता है। दूर से देख के लगता है कि एक छोटा सा बस ब्लू कलर का एक बॉल है और दैट्स इट, बड़ा शांत सा बॉल है, बट एक्चुअली इसको पता लगता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है। द विंड्स हियर दे मूव एट अ स्पीड ऑफ 1100 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ वेरी हाई, ठीक है। एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन्स की भी आपको पता है कितनी विंड स्पीड होती है। यहाँ पर 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं मौजूद हैं यहाँ पर। इसी के साथ एक डार्क स्पॉट हमें हमेशा दिखता था, ठीक है, नेपट्यून के इमेज में डार्क स्पॉट दिखता था। तो ये डार्क स्पॉट बेसिकली वॉयेजर 2 ने आइडेंटिफाई किया, ये एक तूफान है, ये एक स्पिनिंग स्टॉर्म है, ठीक है, एक भवंडर है, राइट। और इसको सर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जा सकता है, सर्दर्न एटमॉस्फेयर में देखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद वॉयेजर 1 को और वॉयेजर 2 आफ्टर क्रॉसिंग नेपट्यून ये दोनों ही डीप स्पेस या इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। तो वॉयेजर 1 ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि वो हिस्सा स्पेस का जो सोलर सिस्टम के बाहर है, जहां पर सन का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस लगभग खत्म हो जाता है, तो ये 2012 में पहुंच गया था, अगस्त 2012। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये लगभग 11 साल पहले हुआ था। और वॉयेजर 2 ये नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद था, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये काफ़ी डीप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए इनके थ्रू हमें पता लगा कि 18 बिलियन किलोमीटर्स, सन से अगर 18 बिलियन किलोमीटर्स हम दूर जाएंगे तो वहाँ इंटरस्टेलर स्पेस स्टार्ट होता है, वहाँ पर सन का इन्फ्लुएंस खत्म होना शुरू हो जाता है, राइट। और अब पता ये लग रहा है कि क्योंकि इतने पुराने इक्विपमेंट्स इसमें मौजूद थे, तो नो डाउट अभी भी कुछ काम करते हैं, ज़्यादातर काम नहीं करते। रेडियो सिग्नल्स अभी भी हम लगातार इससे लेते रहते हैं और कोशिश यही करते रहते हैं कि इसका रेडियो धरती की तरफ पॉइंट करता रहे और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे, राइट। लेकिन बहुत जल्द होने ये वाला है कि इसको ऊर्जा, इसको ईंधन, इसको ऊर्जा देने वाला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें मौजूद प्लूटोनियम के पेलेट्स वो ख़त्म हो जाएंगे। और जब वो ख़त्म होंगे तो तब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 बड़ी ही शांति से चुपचाप अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहेंगे, राइट। तो अपने आप में बड़ी ही एक यूनिक चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ कांटेक्ट लूज़ करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर था, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव के साथ ही जा रहे हैं, तो हम लगातार इसके साथ संपर्क बना के रखना चाहते हैं ताकि अगर हमें कुछ न्यू इंटरेस्टिंग इंसाइट मिलती है तो उसके बारे में हम जानकारी ले सकें। और अगर कोई ऐसी जानकारी हमें मिलती है विच इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग फर्दर, तो उसमें फिर पूरी दुनिया मिलकर एक और स्पेस मिशन अपना स्टार्ट कर सकती है। लेट अस सी, आने वाले समय में ही पता लगेगा कि किसी एलियन के हाथ ये लगता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड जाने से पहले कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स।
कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा एंड ऑल्सो टेल कि कितने नंबर ऑफ मून्स हैं उस प्लैनेट के जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए CS Live कोड का इस्तेमाल ज़रूर करिए फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सी यू सून इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।